हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज आशीष जड़वाल। वेलकम टू एडुपेस एजुकेशन। जी हाँ बेटा, मैं लेके आया हूँ अगेन नया वीडियो हमारी सीरीज का, नीट एक्सपेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है, जिसमें हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब हम जोलॉजी के टॉप एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्या है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये क्वेश्चन एक शॉर्ट में जब आप देखो तो आपको सिंपल दिखाई देंगे, बट ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। ये क्वेश्चन करने के तरीके कॉम्प्लेक्स हैं। जूलॉजी एज ए होल हर एक बच्चे की अच्छी होती है, बट फिर भी वो स्टूडेंट जो होता है वो 3 से 5 क्वेश्चंस रॉन्ग कर जाता है। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो उनको कैसे करना है, किस तरीके से हमने उसको एक्सपेक्ट करना है। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम जो वीडियोस लेके आ रहे हैं ये बहुत मेहनत से लेके आ रहे हैं। हमारी टीम जो है लगातार दिन रात काम कर रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन आप लोगों को डिलीवरी दे। जो हमारे एमडी सर हैं मिस्टर अभिनव दीवान, वो कंटिन्यूसली इसी थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि किस तरीके से अच्छा मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए। तो मैं चाहूंगा जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं कि आप और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये बताएं कि किस तरीके से ये जो हमारे वीडियोज हैं आपको हेल्प कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने एक्सपेक्टेड AITS भी लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे हम 25 अप्रैल से पहले 5 AITS आपको दे रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी उसको रजिस्टर करिए हमारी वेबसाइट पे और फिर आप उसके बाद उन AITS का मजा लीजिए। जो 5 AITS है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं है और इवेंचुअली क्या पता उसमें से नीट में भी कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो शुरुआत करते हैं बेटा वीडियो से और मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखो क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे कि कोई भी जूलॉजी का टीचर एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट माइक्रोब्स का क्वेश्चन तो नहीं देगा, पर मैंने वही किया है। मैंने इजी टॉपिक से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन इट सीम्स टू बी इजी और बट ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मार्किंग देके जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है read the following statement and select read the following statement and select the correct option। और करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपको यहां पे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है बेटा। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। आपको जब भी क्वेश्चन करना है, पहली चीज ध्यान रखना बच्चों कि उसमें आपने ये देखना है कि वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है करेक्ट ऑप्शन की, है ना। तो देखते हैं, ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एरोबिक माइक्रोब्स एंड फंगाई फॉर्म्स फ्लॉक्स दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग BOD। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या रॉन्ग है? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होती है। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट माइक्रोब्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट होने की संभावना रहती है। तो अगर आप उसको देखो तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वहां पे हम फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। फिजिकली हम सीवेज वेस्ट को फिल्टर करते हैं यूजिंग सेडिमेंटेशन और सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम सर्च का करते हैं वहां पे हम कहीं ना कहीं माइक्रोबियल एक्टिविटी को यूज करके डीकम्पोजिशन करते हैं और ये श्योर करते हैं कि वो जो वाटर है, वो जो वेस्ट वाटर है, उसमें BOD कम किया जा सके। BOD क्या होता है? BOD होता है बायोकेमिकल, कई लोग बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, ऑक्सीजन डिमांड। जो माइक्रोब्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं वो रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन की। जब उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो डिकम्पोजिशन करते हैं उसकी हेल्प से। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाटर में होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा और उतना ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो जितना ज्यादा BOD होगा वाटर का, है ना, उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी से वाटर की BOD कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यहां पे पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हम डिकम्पोजिशन करते हैं? जी हाँ, हम करते हैं। माइक्रोब्स और फंगाई, मतलब बैक्टीरिया और फंगाई मेजर डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं और वो फ्लॉक्स बनाते हैं जो काम क्या कर रहा है? BOD को रिड्यूस कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। Flocks are mesh-like structures formed only by fungal elements।
तो ये स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बेटा, क्योंकि ऊपर वो बोल रहा है कि जो फ्लॉक्स हैं वो बेसिकली एरोबिक माइक्रोब्स और फंगाई से बन रहे हैं, और यहां पे ये बोल रहा है जो फ्लॉक्स हैं वो ओनली फंगल फिलामेंट से बन रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग होएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। खुशी के मारे कई बार हम क्वेश्चंस को ऐसे कर लेते हैं जिस वजह से हमारा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। BOD is the amount of oxygen required to oxidize all organic matter in a liter of water by bacteria। तो बिल्कुल सही बात है। ये मैंने भी अब आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से BOD जो होता है, BOD ऑक्सीजन डिमांड होती है जो पॉल्यूटेड वाटर में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट, हायर BOD वैल्यू इंडिकेट्स हायर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वेस्ट वाटर। बिल्कुल सही, अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो उसका BOD ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ज्यादा ही होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट एंड द फोर्थ वन इज करेक्ट। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द मैकेनिज्म ऑफ RNA इंटरफेरेंस प्रिवेंट्स अ टारगेटेड जीन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग बाय प्रोसेस ऑफ। RNA इंटरफेरेंस जो होता है बेटा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है, और सबसे पहले यूकैरियोट्स के अंदर देखा गया था कि यूकैरियोटिक सेल्स कई सारे फॉरेन माइक्रोब्स के RNA से इंटरफेयर करते थे और उनकी ग्रोथ को रोकते थे। उसी टेक्निक को उठा के हमने टबैको प्लांट में नेमाटोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया। मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया जो नेमाटोड है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए RNA इंटरफेरेंस टेक्निक करनी पड़ती है। हम उसके RNA से को इंटरफेयर करते हैं, और RNA कब बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से। तो कहीं ना कहीं हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे उसकी RNA को इंटरफेयर किया जाता है। तो देख सकते हैं यहां पे, क्या हम RNA स्प्लाइसिंग से काम करते हैं? नहीं, RNA स्प्लाइसिंग एक अलग प्रोसेस है जहां पे हम इंट्रोन और एक्सोन को अलग करते हैं, जो यूकैरियोट्स में होता है। तो वहां पे हम इनहिबिट या इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इस ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये भी एक अलग प्रोसेस है जो वायरस द्वारा की जाती है। जब भी आप अपने DNA से RNA बनाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमिनिज्म। टेमिन और बाल्टीमूर ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये टेमिनिज्म बोलते हैं। थर्ड प्रोसेस है पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन स्लाइसिंग। देखो ट्रांसलेशन के बाद की प्रोसेस नहीं है, ट्रांसलेशन तो बहुत ही बाद की प्रोसेस है, जहां पे RNA बन जाता है और वो फर्दर एक्सप्रेस करता है। वहां पे हम इसको नहीं रोकते हैं, हम तो RNA बनने के टाइम पे रोकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा, जिसका मतलब है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन स्लाइसिंग। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। अगेन ये बेसिकली माइक्रोब्स का ही पार्ट है, उसी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो हम इजी चैप्टर से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखने में इजी है बट वो गलत हो जाते हैं अगर थोड़े से पेशेंस से क्वेश्चन को नहीं किया। तो देखते हैं बेटा, इसमें बैसिलस thuringiensis spores are used to kill butterfly caterpillars by releasing toxin in their gut। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। कैटरपिलर्स को मारा जाता है कैसे? बीटी टॉक्सिन उनके बेसिक पीएच में एक्टिवेट होकर उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनके गट में पोर्स क्रिएट कर देता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने क्या चूज करना है? इनकरेक्ट। तो ए तो करेक्ट है, तो अगर ए करेक्ट है तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया हमारा, ये तो नहीं आने वाला। बी देखते हैं, लेडी बर्ड बीटल्स आर बायो कंट्रोल एजेंट्स टू मैनेज एफिड्स। बिल्कुल किताब की लाइन है। हम ऑरेंज ऑर्किड्स के अंदर वहां पे लेडी बर्ड बीटल्स को यूज किया जाता है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, जो वहां के लोकल एफिड्स को और बहुत सारे इंसेक्ट वेराइटीज को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो दे आर द नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट, जहां पे हम कहीं ना कहीं कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो सेफ एंड गुड। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग नहीं है। बैक्यूलोवायरसेस आर हार्मफुल टू प्लांट एंड मैमल्स।
अब ध्यान से देखो, यही है एक मेजर स्टेटमेंट। बच्चे क्या करते हैं, वायरस सुन लेते हैं तो बोलते हैं भैया ये हार्मफुल ही होगा, क्योंकि कई बार चैप्टर याद नहीं होता है, बट याद रखो दे आर नॉट हार्मफुल। बैक्टीरियोवायरस आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, दे आर यूजफुल। वाई? दे आर ऑफ द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। एनसीईआरटी में दे रखा है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के अंदर आते हैं बेटा ये। और बेसिकली ये नैरो स्पेक्ट्रम है और ये डिस्ट्रॉय करते हैं कई सारे माइक्रोब्स को, पेस्ट को, बट ये हर एक इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। जो हार्मलेस इंसेक्ट्स होते हैं ये स्पेसिफिक है, ये होस्ट स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। प्लांट, एनिमल्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स वगैरह, इनके लिए ये डेंजरस नहीं है। एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ओनली सी इज रॉन्ग, है ना। बी पढ़ लेते हैं पहले, फिर हमारा ऑप्शन या तो ये आएगा या ये आएगा। डी, ट्राइकोडर्मा फंगाई आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन। ये भी राइट है बेटा, ये भी राइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सी, क्योंकि अब ई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देख लीजिए कितनी छोटी छोटी माइन्यूट गलतियां होती है जिससे आपके नेगेटिव होते हैं। तो थोड़ा सा फोकस रख के अगर जूलॉजी को करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रिलैक्स होकर करना है, तो आराम से होगा बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू टेक्निक्स यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो कैंसर आप जानते हो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको डायग्नोस करना इतना आसान नहीं होता है। यही रीजन है कि कई सारे कैंसर पेशेंट्स का डिटेक्शन बहुत लेट होता है और ये बहुत ही ग्रोइंग बीमारी हो रही है आज के डेज में, तो इनका डिटेक्शन करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज या टास्क रहता है। एक्सक्यूज मी। तो इस डायग्राम, इस क्वेश्चन में इन्होंने बात करी है कि 4 टेक्निक्स बोली है और उन्होंने टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन डिमांड किया कि इनमें से कौन सी टेक्निक्स रॉन्ग है। अब ये भी इजी दिख रहा है पर इजी नहीं है बेटा। जैसे बायोप्सी, बायोप्सी सबसे कॉमन टेक्निक है जहां पे हम किसी भी टारगेट टिश्यू जहां पे कैंसर है, ट्यूमर है, उसके सेल्स को कट करके उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। बेसिकली हम या तो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं या फिर और कोई टेस्ट करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि वो जो टिश्यू है वो मैलिग्नेंसी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेटाजेनेसिस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बायोप्सी, अ पीस ऑफ सस्पेंडेड टिश्यूज कट इनटू थिन सेगमेंट सेक्शन स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसा होता है? जी हाँ होता है, तो ये इंकरेक्ट नहीं है। रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे इज इन्वॉल्व। बिल्कुल, रेडियोग्राफी में एक्सरे ही इन्वॉल्व होता है बेटा, ये भी राइट है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूजेस involves use of strong magnetic fields and ionizing radiations to accurately detect physiological changes in the living tissue। अब ये कहीं ना कहीं डाउटफुल है, क्यों? पहले हम कंप्यूटर टोमोग्राफी देख लेते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब ये नहीं कि इसमें एक्सरे यूज नहीं हो रहा बेटा, इसमें एक्सरे यूज होता है, बट ये 3D इमेज बनाने में हेल्प करता है, तो ये भी राइट है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे होगी बेटा? सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि इसमें रॉन्ग है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन, यहां पे आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये बहुत ही माइन्यूट सी गलती जो बच्चा करता है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यहां पे आना था और आया है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो बहुत ही माइन्यूट इंफॉर्मेशन थी बेटा, बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है ये। एनेलिडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा। याद रखो कि सबसे एडवांस्ड अगर इनमें कोई है तो वो हेमिकॉर्डेटा है, सेकंड नंबर पे एकाइनोडर्मेटा है और बाकी ऐसे ही है। बट बात ये आती है कि एडवांस्ड की बात नहीं है, इनमें से एक फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम यूजुअली एब्सेंट होता है। हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबॉस्किस ग्लैंड होता है जो उनकी टंग में प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है। मलुस्का में मेंटल कैविटी होती है, कईयों में किडनी लाइक केबर्स ऑर्गन होता है जिससे एक्सक्रीशन होता है बेटा। एनिडा में नेफ्रीडिया या फिर मेटानेफ्रीडिया होता है जिससे एक्सक्रीशन होता है। बट एकाइनोडर्मेटा में एज सच हमारे कोर्स में भी कोई रजिस्टर्ड ऑर्गन नहीं है जो एक्सक्रीशन के लिए बना हो। ये जनरली अपनी बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा एकाइनोडर्मेटा, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
read the statement A and statement B carefully to mark the correct option given below। तो हमने यहाँ पे वापस से करेक्ट ऑप्शन देखना है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ LH विल कॉज ओव्यूलेशन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। LH का जब पीक आता है 14th डे में तभी ओव्यूलेशन होती है। और मजे की बात यह है जब LH का पीक आता है उस टाइम पे FSH का लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। पर ओव्यूलेशन किसकी वजह से होती है? LH की वजह से, जो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है, जो बाद में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है और वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट फेज को बनाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन इन लैक्टेशनल मदर अप टू 6 मंथ, लैक्टेटिंग मदर अप टू 6 मंथ। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। लैक्टेशनल अमेनोरिया एक कॉन्सेप्ट है जहां पे लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से उनके अंदर FSH वगैरह रिलीज नहीं होते हैं या कम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है और ना ही ओव्यूलेशन होती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि ये उसके रिवर्स बता रहा है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर थर्ड आएगा। मूव करते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। यूजुअली नीट में जो मैच द फॉलोइंग आते हैं बेटा, वो बेसिकली देखा जाए तो एक या दो ऑप्शन पे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एक या दो ऑप्शन में इसको सॉल्व करें। दूसरी बात, हम उन ऑप्शंस पे ज्यादा ट्राई मारते हैं जो हमारे फैमिलियर है, और सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरा फैमिलियर मलेरिया है, ये ज्यादा फैमिलियर है, इसके सिम्टम इजीली याद होते हैं। तो मैं पहले मलेरिया से रिलेटेड स्टेटमेंट को फाइंड आउट करता हूं। जैसे मलेरिया का स्टेटमेंट सामने देखा, ये रिलीज ऑफ हीमोजोइन। हीमोजोइन मलेरिया में ही रिलीज होता है। हीमोजोइन हमारे हीमोग्लोबिन से बनता है और 14th डे के आसपास जाके रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या आता है? सिम्टम्स आते हैं हीमोजोइन की वजह से। तो मलेरिया बी का क्यू आएगा बेटा। तो इन चारों ऑप्शन में बी का क्यू कहां पे है? यहां पे है। बाकी ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा आंसर यहां पे सॉल्व हो गया है। आप चाहो तो आप बाकी ऑप्शन पढ़ो और प्रॉपरली गेन करो नॉलेज को। ओके बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन है। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे स्कल का डायग्राम दे रखा है और उनके कुछ पार्ट दे रखे हैं और ये जानने की कोशिश करी है कि कौन सी लेबलिंग रॉन्ग है। तो हम देखते हैं। जाइगोमेटिक बोन बिल्कुल करेक्ट बता रखा है क्योंकि ये आपकी चीक बोन होती है जो करेक्ट है। फ्रंटल बोन इज करेक्ट, फ्रंट में यही बोन होती है, क्रेनियम का पार्ट है ये ऑसिपिटल बोन है, ये आपकी टेम्पोरल बोन है और ये पैराइटल बोन है। बट यहाँ पे इसको टेम्पोरल बोन बोल रखा है जो कि रॉन्ग है। तो टेम्पोरल बोन वाला जो लेबलिंग है वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा? टेम्पोरल बोन। तो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी, नीट से पहले एनसीईआरटी के लगभग सारे डायग्राम पेन से निकाल लेना, बना लेना। हेक्टिक नहीं है, यू हैव टू मूव योर हैंड, बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको डायग्राम आएंगे। नहीं तो एज इट इज डायग्राम की लेबलिंग्स में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और कई सारी चीजें तो डायग्राम में दे रखी तो थियोरी में नहीं है। जैसे 11th में ब्रेन की इमेज दे रखी है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ब्रेन की इमेज कौन से प्लेन पे है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कौन से प्लेन पे है। तो उस डायग्राम के नीचे दे रखा है कि ये ब्रेन का सेजाइटल प्लेन है, SAGGITAL। पूरी 11th-12th में और कहीं भी मेंशन नहीं है बेटा, सेजाइटल प्लेन दे रखा है उसमें। तो ये ध्यान रखना कि ऐसी छोटी छोटी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। तो अगर ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे और वेना कावा से चालू करना है, तो वेना कावा से अगर आप वेना कावा की बात करते हो तो वहां से ब्लड कहां पे जाता है? वहां से जाता है बेटा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, वहां से लंग्स में, वहां से पल्मोनरी वेन में, वहां से लेफ्ट एट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से आउटा में, आउटा से बॉडी में और बॉडी से फाइनली वेना कावा में जाएगा। तो ये एक पल्मोनरी साइकिल है आपके कोर्स में, उसमें देख लेते हैं कौन सी सीरीज आ रही है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेना कावा। तो वेना कावा से राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटा। तो बेटा अगर मैं सारे ऑप्शन देख रहा हूं तो मेरा तो पहला ऑप्शन ही बन रहा है यहाँ पे।
तो सर्कुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अगर दूसरे में देखें तो वहां पे क्या आ रहा है, वेना कावा, राइट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, रॉन्ग है। पल्मोनरी वेन रॉन्ग है, आवर्टा रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। बस ये वाला पार्ट मिस हुआ है, बॉडी नहीं लिख रखा उन्होंने, बट ये फ्लो जहां तक बताया है वहां तक करेक्ट है बेटा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आता है, कभी कंफ्यूजन हो ऐसे बना लेना, इट विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम। इजी है, बना लोगे तो जल्दी हो जाता है, मेमोराइज मत करना, इसको लिख लेना पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय द वेजाइना एंड सर्वाइकल कैनाल। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बर्थ कैनाल वेजाइना और सर्विकल कैनाल के कॉम्बिनेशन से ही होता है बेटा। सेकंड, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम्पुला इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि वहां पे सुटेबल कंडीशन होती है, और एम्पुलरी रीजन एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको लेके चल सकते हो। इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, इट्स राइट। HCG, HPL, रिलैक्सिन आर सीक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेटा यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख लो आप, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। प्लेजेंटा कब बनता है, प्रेगनेंसी में बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये राइट ही है। पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, कोरियन से निकल रहा है, कोरियन भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है बेटा, फीटस में होता ही है। और रिलैक्सिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन काम करता है, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। तो ये तीनों हार्मोन्स जो हैं, या ये तीनों सिक्रीशंस जो है प्रेगनेंसी पे ही रिलीज हो रही है। इट्स राइट। इवन प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG को ही चेक किया जाता है। वो स्टेप जो होती है ना बेटा, उसमें HCG का लेवल ही चेक होते हैं, उसकी वजह से वो पिंक लाइन आती है बेटा। फोर्थ स्टेटमेंट, एंट्रम इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी फॉलिकल। बिल्कुल गलत है। एंट्रम प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, टर्शरी फॉलिकल का पार्ट है। सेकेंडरी फॉलिकल में आपको फीकल लेयर्स, थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना मिलती है, नॉट एंट्रम। एंट्रम और एंट्रल फ्लूइड जो है टर्शरी फॉलिकल से चालू होता है बेटा। तो बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ABC इज राइट। तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन मैच द फॉलोइंग आया है बेटा। इसको देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि मैं एक आधे ऑप्शन से करने की ट्राई करूंगा। जैसे फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ए का पी यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो दूसरे ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं इसको। टार्सल्स एंकल बोन 7 इन नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी का क्यू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन क्लियरली दिखते हैं उसको क्लियरली करो, पर रीडिंग क्वेश्चन की आराम से करना। क्वेश्चन सॉल्व जल्दी कर लेना, रीडिंग में थोड़ा तसल्ली से करना, जल्दबाजी में रीडिंग मत करना, क्योंकि एक्साइटमेंट में जूलॉजी में नेगेटिव हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड बताना है। देखते हैं हम रीड करके असर्शन। प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स बेसिकली, जैसे आपके पास जो एग्जांपल है टेप वॉर्म का या लीवर फ्लूइड का, वो बेसिकली एंडोपैरासाइट्स ही है। ओके। सेकंड, हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। बिल्कुल सही। इनफैक्ट हुक्स और सक्कर्स कहीं ना कहीं इनके पैरासिटिक फॉर्म को हेल्प भी करते हैं। ये सबस्ट्रेटम से होस्ट से चिपकने में हेल्प करते हैं, ब्लड को या न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोथ A and R are true and reason is the correct explanation of assertion. So the answer will be 1. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13, read the following statement. Read the following statement and choose the correct option. तो ये जो है एसटीडी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये भी येट एलिगेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। स्टेटमेंट है, गोनोरिया, साइफिलिस एंड क्लैमिडियासिस जो होते हैं आर क्यूरेबल STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन इफ डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड अर्ली। तो देखते हैं एक्चुअली में क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है। जितने भी STIs है ना बेटा, जितने भी STIs एनसीईआरटी में गिवन है, उनमें से बेसिकली 2 या 3 STIs ऐसे हैं जो नॉन क्यूरेबल है, लिखा हुआ है नाम। तो देखते हैं, क्या पता उसके रिस्पॉन्स में क्वेश्चन बन रहा हो। तो पहला तो लगभग सही है, मेरे को भी नहीं पता है पर कंफर्म नहीं है। आपकी तरह मैं बिहेव कर रहा हूं कि कैसे करना है इसको। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, कच्चा पक्का है, 50-50 है। एड्स एंड जेनिटल हर्पस आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। बिल्कुल सही, यही है वो ऑप्शन।
रिकॉल हो जाता है बेटा, रिकॉल हो जाता है, रिकॉल हो रहा है, और ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, एयर भी करेक्ट है। और वायरल एसटीआईज कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड, रॉन्ग है बेटा। ऊपर ही एग्जांपल है, एड्स कंप्लीटली क्योर नहीं होता है, मैनेजमेंट हो सकती है, कंप्लीटली क्योर नहीं होता है, और एड्स एक वायरल एसआईटी है, एसटीआई है। इसका मतलब क्या हुआ, सी इज रॉन्ग, ओनली ए एंड बी इज करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा ए एंड बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Which of the following statement is an example of a signable joint? ये सारे ही signable joint है that allows movement in all direction। आप देख लो लिखा हुआ है क्वेश्चन में all direction, नी में नहीं होता, कार्पल में नहीं होता, थंब में नहीं होता, शोल्डर में होता है बेटा, शोल्डर में। तो आंसर क्या आएगा इसका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जहां पे मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है। कहने को सारे ही साइनेबल ज्वाइंट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब में फ्री मूवमेंट हो। जैसे ये जो एल्बो का ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट, और ये नी का और एल्बो का सेम ज्वाइंट होता है, इसको देख सकते हो आप, ये मूव कर रहा है यहां से यहां तक, जस्ट लाइक ए डोर, जैसे गेट खुलता है हिंज की तरह। इसके बाद ये मूवमेंट होगी, ये मूव नहीं करेगा, ये इसके आगे मूव ही नहीं करेगा। तो इसकी मूवमेंट जो होती है मल्टी एक्सियल प्लेन पे नहीं होती, मोनो एक्सियल प्लेन पे होती है। जबकि जो गर्डर्स में जो ज्वाइंट से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहाँ पे मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 14 इसका आंसर आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये अगेन एक मैच द फॉलोइंग आया है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इसको वैसे ही सॉल्व करें। तो क्या दे रखा है इसका, है ना, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोजेज। सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज कब होता है, जब वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो, ठीक है, क्योंकि बैकफ्लो ब्लड का बचाता है। वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। तो देखते हैं ए का क्या आना चाहिए, ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ए का आर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, क्या इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सॉल्व हो रहा है, ये देखो ए का आर। बी का पी दे रखा है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन कब होंगे, जब सिस्टोल होगा, बी का पी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। फर्स्ट हार्ट साउंड, लब, सेमी ल्यूनर वाल्व की क्लोजर से आता है बेटा लब। सी का एस दे रखा है, लब एंड डब, सॉरी लब उससे आता है, एंड डब आपका सेकंड का आएगा, डी का क्यू, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए का आर, बी का पी, सी का एस, डी का क्यू। सिस्टोल डायस्टोल का लॉजिक है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी लॉजिकल था, आसान है, आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसको देखते हैं हमने कैसे करना है। अगेन ये मैच द फॉलोइंग है, और ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है बेटा। इसको अगर हम देखें तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहां पे नेचर मीन कैरेक्टर को सपोर्ट करता है और उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। डायरेक्शन सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर जो होता है एक्सट्रीम कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, और ये ग्राफ हमेशा एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहता है। डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन में क्या होता है बेटा, नेचर बोथ एक्सट्रीम्स को सपोर्ट करता है, लो कैरेक्टर एंड हाई कैरेक्टर, एवरेज वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन आएगा। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ए का पी आएगा बेटा, बी का मोर इंडिविजुअल एक्वायर एक्सट्रीम कंडीशन, बी का क्यू आएगा, ए का पी और बी का क्यू। और डिस्ट्रक्टिव का क्या है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर, तो ऑब्वियसली सी का आएगा आर। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन का बेटा ये, और इंपॉर्टेंट और इजी भी है, ठीक है, सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो डार्विन को अंडर एस्टिमेट मत करना है, नेचुरल सिलेक्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 अगेन मैच द फॉलोइंग आ रहा है, कोशिश करेंगे कि इसको हम बेसिक उससे सॉल्व करें, जैसे पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, न्यूरो हाइपोफाइसिस, सेला टर्सिका। देखिए ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड टर्म है। सेला टर्सिका जो होता है ये एक ग्रुप होता है स्पिनॉइड बोन में, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लाए करता है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में क्या आंसर आएगा। तो डी का पी आना चाहिए, बोनी कैविटी वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, स्पिनॉइड बोन में होता है ये। डी का पी आ कहां पे रहा है बेटा, ओनली इसमें। तो मेरा इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बेटा एनटीए में, नीट में यूजुअली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक या दो ऑप्शन पे गाड़ी अटकती है। बट अगर आपको आप इंटेलिजेंट हो, आपको सारा पता होगा, पर नहीं भी पता है, मेरी तरह पजल हो रहे हो, तो आप एक या दो ऑप्शन पे भी रिस्क ले सकते हो। पर याद रखो श्योर होना चाहिए आपके लिए वो भी।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑप्शन वही सिलेक्ट करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, तब जाके आप कर पाओगे। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शोज पोटेंशियल एज ए फ्यूचर मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। यार देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म जब भी आएगी ना, एक ही हार्मोन पे फोकस करना, वो है प्रोजेस्टेरॉन। बस इस पे फोकस करना, बाकी सब छोड़ देना। मेल हो फीमेल हो, प्रोजेस्टेरॉन उनका लेवल हाई होता है तो नेगेटिव फीडबैक रन करते हैं, वो FSH-LH को इंक्रीज नहीं होने देते हो। और जब तक FSH-LH इंक्रीज नहीं होंगे, आगे स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis नहीं होने वाली। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा? प्रोजेस्टेरॉन। इवन मेरे को लगता है एक कंट्री थी, देश था चाइना मेरे ख्याल से, उसने गॉसिपियम करके टैबलेट बनाई थी, कॉटन से एक्सट्रैक्ट करके उसने एक मेल फर्टिलिटी कैप्सूल टैबलेट बनाई थी। उस पे प्रोजेस्टेरॉन पे ही वो काम कर रहे थे, मेरे को ज्यादा ध्यान है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, पर हुआ था वो, पर वो पॉपुलर नहीं हुई थी वो, ठीक है ना। गॉसिपियम करके टैबलेट थी वो, कॉटन से निकाली थी वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। एम्ब्रियो ऑफ रोहू एंड एलिगेटर हैव ए रो ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। बेटा रोहू एलिगेटर, रोहू फिश है, एलिगेटर रेप्टाइल है, तो इसमें उन्होंने बोला कि वेस्टिजियल गिल होते हैं। एलिगेटर में तो होते हैं पर रोहू में नहीं होते हैं, उसमें तो गिल होते ही हैं बिहाइंड द हेड, बट इट इज ए फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन रोहू। हाँ, रोहू में ये फंक्शनल है, एलिगेटर में वेस्टिजियल है। तो ये कहने का इवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा है बेटा? क्या पूछा इसमें? दिस एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो वो बोल रहा है कि इनकी अर्ली एम्ब्रियो सेम है। तो सीधी सी बात है, ये है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और ये प्रूव किया था अर्नेस्ट हैकल ने। हैकल ने बोला था ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो या हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म को दिखाता है। तो एम्ब्रियो बेसिकली, अर्ली एम्ब्रियोज कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लगभग सेम होते हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि दे ऑल बिलोंग टू सेम एंसेस्टर। बाद में इसको डिसअप्रूव कर दिया था कार्ल अर्नेस्ट वॉन लियर ने, बट ये ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स रिपीट्स फाइलोजेनी अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन का क्वालिटी आपको दिख रही होगी कैसी आ रही है, बिल्कुल बेसिक है बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। बेस्ड ऑन द थाइमस ग्लैंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थाइमस ग्लैंड आप जानते हो एज के साथ डीजेनरेट कर जाता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है, ट्रैकिया में होता है मान लीजिए आप और मेरे ख्याल से जो आउटा है उसके वेंट्रल में होता है, और टी सेल्स के डिफरेंशिएशन में काम करता है। ये इसकी बेसिक नॉलेज है। अब देखते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस करेक्ट, ठीक है ना। देखते हैं, पढ़िए इसको बेटा। थाइमोसिन प्रमोट बी सेल्स मैच्योरेशन। नहीं, बी सेल का मैच्योरेशन नहीं करता वो, टी सेल का करता है वो। थाइमस बिकम्स मोर एक्टिव विद एज। नहीं, इट डिजेनरेट्स विद एज। थाइमोसिन्स कंट्रीब्यूट टू बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। वी कैन से दैट थिंग बिकॉज थाइमोसिन टी सेल से डील करता है, और टी सेल में एक सेल होता है TH सेल्स, हेल्पर टी सेल, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को पोटेंशिएट करता है। थाइमस इज लोकेटेड इन डॉर्सल ऑफ द आउटा। डॉर्सल में नहीं होता, वेंट्रल में होता है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 3 आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर पे। ऑल द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस विच, ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करा हुआ है ये, और बहुत रेयर मिलता है ये, कंट्रोवर्शियल भी है। द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन यूजुअली अराइज ड्यू टू यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस की बात करी है, कॉन्ट्रासेप्टिव से कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी? एक्सेप्ट, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव से क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं आती हैं, आपने नहीं निकालना है, ठीक है, समझ लेना इस चीज को। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ये तो कॉम्प्लिकेशन होती है। नोजिया भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। स्टिल बर्थ इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये तो रिजल्ट है। तो जब आप यूज कर रहे हो कॉन्ट्रासेप्टिव, तो वैसे तो डेवलपिंग एम्ब्रियोज पे ये फर्क नहीं करता, इनिशियली इसको रोकता है, पर ये इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये रिकॉर्ड किया गया कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी सब इनिशियल फॉर्म में कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। एम्ब्रियोलॉजिकल डेथ में ये अगर हम दे कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों दे रहे हैं? ऑब्वियसली एम्ब्रियो को डेवलप होने से रोक रहे हैं, या एम्ब्रियो को बनने से रोक रहे हैं, तो ये उसका इफेक्ट कह सकते हो आप, कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेटा ये। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर मैंने बोला ना कंट्रोवर्शियल है, बट अगर आप एलिमिनेशन से भी करोगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं।
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इन फ्रॉग्स द हाइंड ब्रेन, इन फ्रॉग्स द हाइंड ब्रेन, ऊपर वो आ गया है, रुक जाइए एक मिनट। इन फ्रॉग्स द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हिंड ब्रेन, अब फ्रॉग के भी ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखो तो 4 ब्रेन है, एनसीईआरटी में दे रखा है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ओके, अगर 4 ब्रेन की बात करेंगे तो 4 ब्रेन में सेरिब्रम आता है जैसा हमारे आता है, ऑल्फैक्टरी लॉब्स आता है जैसे हमारे आता है, ठीक है, और डायनसेफ्लॉन आता है जैसा कि हमारे आता है। मिड ब्रेन में आता है फ्रॉग के पेयर्ड ऑप्टिक लॉब्स, ऑप्टिक लॉब्स आती है इनके, एनसीईआरटी में गिवन है। हिंड ब्रेन में आता है मेडुला एंड सेरिबेलम, ये है फ्रॉग के ब्रेन का पार्ट। तो कंफ्यूज मत होना, ये कहीं ना कहीं हमसे रिजेंबल कर रहा है, पर ये रिजेंबल नहीं कर रहा है बेटा। हमारे पास पॉन्स भी होता है हिंड ब्रेन में, तो ये ध्यान रखना है। इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। इट्स रॉन्ग, इसका आंसर क्या आएगा, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो फ्रॉग का हिंड ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या है, थर्ड। तो इतने भी सिमिलरिटी नहीं है मेल ह्यूमंस में और फ्रॉग में, थोड़ा ध्यान देना है इसको। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए हम, आप अगर आप देख रहे हो वीडियो में, तो हम वही क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो बच्चा गलत करेगा। इजीली उसको लगेगा पहले कि सही है, मैं कर देता हूं अटेम्प्ट, और वो गलत करेगा। जूलॉजी के क्वेश्चंस की यही तो खूबसूरती है, इसीलिए मेरा ये वीडियो आपको दे रहा हूं मैं बेटा। नेक्स्ट मैजदा खोलेंगे, कोशिश करते हैं कि हम इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करें। सबसे नोन क्या है हमारे पास, इंसुलिन। इंसुलिन से बात करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट्स ग्लूकोज होमोस्टेसिस बाय एनहेंसिंग सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, या सेलुलर ग्लूकोज अपटेक ये करवाता है। तो इंसुलिन बी का क्यू तो आएगा ही आएगा। ये लो बेटा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप अपनी गट फीलिंग से चलोगे तो जरूर मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर बिल्कुल ही करेक्ट मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन नहीं करनी है, ये नहीं कि गट फीलिंग में तीर तुक्के लगा रहे हो। प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना, उसके हिसाब से करना है, इसको ऐसे नहीं कर देना है बेटा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओवर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन लीड्स टू एक्रोमेगली। देखिए ग्रोथ हार्मोन से एक्रोमेगली तो होती है, पर चिल्ड्रन में नहीं होती, एडल्ट में होती है बेटा। एडल्ट में बोन्स डेवलप नहीं होती, तो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज डेवलप होना चालू हो जाती है। इरेगुलर डेवलपमेंट होती है हेड की और जॉ की, एक्रोमेगली इसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ही लोग कई बार सुन के लगा देते हैं राइट है, और देखो आप यहाँ पे कैच पॉइंट क्या है, चिल्ड्रन, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, और वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड द साइट ऑफ स्टोरेज आर डिफरेंट फॉर एडीएच। कह सकते हो आप, क्योंकि एडीएच जिसको हम वासोप्रेसिन कहते हैं वो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और स्टोर होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस में, तो ये कहीं ना कहीं राइट हो सकता है। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। लैडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस आर स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच, नहीं, लैडिक सेल इज स्टिमुलेटेड बाय आईसीएसएच व्हिच इज अ काइंड ऑफ एलएच, so it's wrong. Insulin is involved in glycogenolysis, नहीं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व हो सकता है ये। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन तो ग्लूकागोन करवाता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, सॉरी सेकंड आएगा, माय बैड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इस सीरीज का हमारा फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद मैं और 3 पार्ट आपको अपलोड करवाऊंगा, यहाँ पे 25 करके टॉप 100 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और उसके थ्रू हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स को भी समझ रहे हैं। ओके, वेरियस क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, और उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस आने की चांसेस है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन आपने जरूर करनी है, इतना टाइम है कि आप जूलॉजी की एनसीईआरटी इजीली कवर कर सको, तो 10 प्रैक्टिस जरूर करनी है और टाइम चलाना है, बैठ के रट्टे नहीं मारने बेटा। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, इट विल रियली हेल्प यू। अभी भी नीट के लिए टाइम है, अगर आप ढंग से काम करोगे तो आप नीट को में अच्छा स्कोर ला सकते हो। इस मूवमेंट में भी 50 से 100 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो अगर आप स्मार्टली प्लान करोगे और हमारे वीडियोस को देखते रहोगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, स्टेटमेंट क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज नोन एज ग्रे मैटर। देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है आउटर पार्ट होता है ब्रेन का, और अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, अंदर मेडुला है। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है, कॉर्टेक्स को यस हम ग्रे मैटर कहते हैं।
क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज वगैरह, डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं उनके एक्सॉन भी हो सकते हैं। जबकि बीच वाला पार्ट जो मेडुला है इसको व्हाइट मैटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के एक्सॉन होते हैं, जिसकी वजह से माइलिन शेड की वजह से इनको एक ओपेक अपीयरेंस मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है बेटा। दूसरा, सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। देखो, सेरिब्रल एक्वाडक्ट को हम डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। कई लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता, बट अगेन मैं कह रहा हूं कि हम कुछ एनसीईआरटी से टच करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। देखिए, ए तो करेक्ट है, हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको। सी देखते हैं, इसको मेरे को नहीं पता क्या आएगा आंसर, छोड़ देता हूं इसको। सी देखते हैं, मेडुला इंटरकनेक्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। रॉन्ग। आप जानते हो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन कनेक्ट करता है? कॉर्पस कैलोसम। तो सी रॉन्ग है। तो देखो जरा इनमें से अब ऑप्शन क्या आएगा। ओनली ए है करेक्ट? कहीं भी नहीं है, बट ए और बी जरूर है। तो ए और बी करेक्ट है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? बी भी क्या है इसका? करेक्ट ही है। तो देखा आपने यहाँ पे, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर आपको एनसीईआरटी से बाहर लगता है, बट अगर आप उसको अचीव कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो जरूर करना, क्योंकि अटेम्प्टेशन के मार्क्स होते हैं। पेपर छोड़ दिया या क्वेश्चन छोड़ दिया, चांसेस कम है कि आपको स्कोर मिलेगा। ग्रेस भी मिल जाए तो चांसेस कम ही रहते हैं, इसीलिए पेपर अटेम्प्ट जरूर करना। हाँ, अगर क्वेश्चन आता ही नहीं है, हवा ही नहीं लग रही, तो छोड़ दो भाई, नेगेटिव हो जाएगा। पर जैसे अभी मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके बताया, आप कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हो। ठीक है बेटा? तो आज इस सीरीज के, फर्स्ट सीरीज के हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। ये कुछ रिजल्ट्स है हमारे प्रीवियस नीट के, जहां पे हमने उन्नाव में टॉप किया था। कृतिका जो थी हमारी स्टूडेंट थी, उन्नाव में टॉप किया था हमने हिमाचल प्रदेश में। और इस बार जेई में भी हमने 99.61 परसेंटाइल एक्वायर करी है उन्ना रीजन में, और उसमें भी हमने टॉप किया है। तो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो दिस इज आशीष जड़वाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा। और बहुत जल्द मैं लेके आता हूं इन वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट। ओके बेटा, बाय बाय।